पिछले कई दिनों से हम बेरोज़गारी की समस्या के बारे में जान रहे हैं। हमने इसके संबंध में ये जानने की चेष्टा की कि बेरोज़गारी के कौन से स्वरूप हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिससे किसी देश में बेरोज़गारी की समस्या उत्पन्न होती है। इन तमाम बातों को जानने के बाद आज हम जानेंगे कि बेरोज़गारी के लक्षण कौन-कौन से हैं। चलिए देखते हैं भारत में बेरोज़गारी के लक्षण कौन-कौन से हैं। भारत में विकास नियोजन का प्रमुख लक्ष्य रोजगार अवसरों में वृद्धि करना है। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं तथा पिछले कुछ वर्षों में रोजगार अवसरों में वृद्धि हुई है। इसके बावजूद जनसंख्या तथा श्रम शक्ति में तीव्र वृद्धि के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ी है। देखिए बच्चों, ये स्वाभाविक सी बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेकानेक योजनाएं भारतीय सरकार द्वारा, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिस्थितिजनक आवश्यकताओं को देखते हुए बनाई गई हैं, परंतु उनके साथ जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उन योजनाओं के साथ जुड़ी हुई समस्या नहीं, भारत में सीमित संसाधनों के साथ जो अन्य समस्याएं जुड़ी हुई हैं, उनमें कहीं कोई कमी दृष्टिगोचर नहीं होती, जिनमें से प्रमुख समस्या जनसंख्या की वृद्धि है। भारत में जिस तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है, विश्व की समस्त सरकारें भी अगर कितनी भी योजनाएं बना लें, इस बेरोजगारी की समस्या से निपटना लगभग असंभव जैसा है। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता है जनसंख्या नियंत्रण की। सीमित जनसंख्या में सीमित संसाधनों के मध्य एक तारतम्य बनाते हुए कोई भी सरकार बेरोजगारी को दूर करने के प्रयास कर सकती है, लेकिन बेरोजगारी को दूर करना एक जादुई छड़ी नहीं है कि आपने सिम सिम बोला और बेरोजगारी दूर हो गई। ये एक लंबा और सतत प्रयास है। दूसरी बात, देश की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, स्वतंत्रता के बाद से अनेक योजनाएं बनी, लेकिन आपदाओं ने भी भारत में समय समय पर अपना स्वरूप दिखाया, आक्रमण किया। आक्रमण, मैं किसी युद्ध की बात नहीं करी, मैं आपदाओं की बात कर रही हूँ। अकाल होना या फिर बहुत अधिक बाढ़ का होना, अतिवृष्टि होना, तो ये सारी समस्याएं जब पैदा होती हैं तो अर्थव्यवस्था में कितने भी सुधार के प्रयास किए जाएं, लेकिन इस आपदा, इस आघात से निपटने में बहुत अधिक आर्थिक संसाधन और श्रम शक्ति लग जाती है, जिससे जहां हम खड़े होते हैं वापस से वहीं आके हम खड़े हो जाते हैं। हमारे सारे प्रयास निरर्थक से सिद्ध होने लगते हैं। अब देखिए, अगर हम कोविड की बात करें तो समस्त अर्थव्यवस्था में निरंतर इस बात पे बात कर रही हूँ कि समस्त अर्थव्यवस्था में जितने भी प्रयास किए गए बेरोजगारी को दूर करने के, हम राज्य सरकारों की भी बात करते हैं, हम राजस्थान सरकार की भी बात करते हैं। अब पिछले 6 महीनों से सरकारें अलग अलग समस्याओं से जूझ रही हैं। उनका अब मुख्य उद्देश्य इस समय बेरोजगारी से कहीं हटकर पहले जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं उनकी जान को बचाना है। और इन समस्याओं से जूझते हुए सिर्फ कोविड की समस्या ही नहीं, अनेकानेक इस प्रकार की समस्याएं समय समय पर राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के सामने आती हैं कि जो मूल उद्देश्य होता है बेरोजगारी को दूर करने का, वो कहीं भटक सा जाता है। तो पंचवर्षीय योजनाओं में यद्यपि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार उपलब्धता को एक दूसरे का सहायक बनाने का प्रयास किया गया, ना कि एक दूसरे का विरोधी बनाया गया, है ना। इसलिए रोजगार अवसरों में वृद्धि को आर्थिक वृद्धि के साथ जोड़ा गया है। साथ ही बहुत ही बड़ी संख्या में रोजगार में लगे लोगों की निम्न उत्पादकता एवं निम्न आय भी एक समस्या है। बहुत से निर्धन ऐसे हैं जो निम्न उत्पादकता एवं आय वाले रोजगारों में लगे हुए हैं। देखिए, ये वही बात हुई कि जब हमने प्रथम कक्षा में कहा था कि बेरोजगारी का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि आप कार्य करने में शारीरिक मानसिक तौर पर सक्षम होने के बावजूद भी आपके पास रोजगार उपलब्ध नहीं है। यहाँ हमने इस बिंदु को भी उठाया था कि आप सक्षम हैं, आप मानसिक तौर पर और आप शारीरिक तौर पर सक्षम हैं, आप इच्छुक हैं रोजगार प्राप्त करने के, परंतु
आपकी शिक्षा के अनुरूप आपको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने एमबीए किया हुआ है या आप पीएचडी होल्डर हैं, परंतु आपको चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है। तो ये सारी समस्याओं के बारे में हमने चर्चा की थी। इसलिए भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख लक्षण ऐसे लोगों की उत्पादकता एवं आय में भी वृद्धि करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि तीव्र गति से परिवर्तित होती तकनीकी के परिणाम स्वरूप दक्ष श्रम शक्ति की भी आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपसे पूर्व में कहा कि जो व्यक्ति किसी कार्य में पारंगत है उसका बेरोजगार रहने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठता, दक्षता, ये हमेशा परिस्थिति कैसे भी रहें इनकी डिमांड उन लोगों के कंपैरिजन में अधिक होती है जो अकुशल होते हैं। इसलिए कुशल श्रमिकों की दक्ष श्रम शक्ति की आवश्यकता हमेशा ही होती है। तो इस आवश्यकता की पूर्ति उन लोगों से नहीं की जा सकती जो तकनीकी तौर पर दक्ष नहीं हैं। इसलिए भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख लक्षण अनिश्चित एवं तकनीकी रूप से पिछड़े हुए लोगों को श्रम शक्ति में सम्मिलित करने हेतु उपायों को खोजना भी है। साथ ही ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि अनेक ऋण एवं श्रम नीतियां अनिवार्य रूप से रोजगार विकसित करने वाली अगर नहीं है तो ऐसा करने का प्रयास किया जाए। और असंगठित क्षेत्र में अधिकांश श्रमिकों का रोजगार सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों का भी लाभ नहीं मिल रहा है। यद्यपि भारतीय सरकार द्वारा, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अब वर्तमान में ये प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी असंगठित जो श्रमिक हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो, जिससे ये गणना की जा सके कि भारत में कुल कितने असंगठित श्रमिक हैं और उसी के अनुरूप उनकी सामाजिक संरक्षण के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाएं बनाई जाएं। ठीक है। अब भारत में बेरोजगारी के लक्षण को अगर हम पॉइंट वाइज देखना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि भारत में रोजगार केवल 2% की वार्षिक वृद्धि पूर्व में होती रही है, जो बढ़ती जनसंख्या की रोजगार आवश्यकताओं को पूर्ण करने में पर्याप्त नहीं रही है। इससे बेरोजगारी बढ़ती है। फिर उसके बाद देखते हैं हम कि भारत में रोजगार अवसरों में वृद्धि नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कम। इसी के परिणाम स्वरूप ग्रामीण बेरोजगारी में कमी नहीं होती, परंतु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि नगरों में बेरोजगारी गांव की तुलना में अधिक है। दोनों चीज़ें देखिए, नगर रोजगार उपलब्ध कराने के मार्ग तो उपलब्ध कराता है, परंतु नगरों को क्योंकि रोजगार उपलब्धि का एक केंद्र माना जाता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग नगर की ओर प्रवास करते हैं। किसके लिए? रोजगार के लिए। इसलिए अधिकाधिक जनसंख्या बढ़ती चली जाती है रोजगार पाने वालों की, और ऐसी स्थिति में नगर भी वो रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। तो नगर, दोनों ही स्थिति हैं, नगर में रोजगार उपलब्ध कराने के भी केंद्र हैं वो, और सबसे अधिक बेरोजगारी भी नगरों में ही पाई जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं बेरोजगारी का तीसरा लक्षण कि कुछ क्षेत्रों में पुरुषों एवं महिलाओं हेतु रोजगार अवसरों में तो एक समान वृद्धि होती है, परंतु अधिकतर रोजगारों में वृद्धि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप रोजगार में महिलाएं पीछे रह जाती हैं। देखिए, ये भारत की ही नहीं, ये विश्व भर की एक त्रासदी है कि महिलाओं को रोजगार में पीछे रहना पड़ता है। विश्व की आधी आबादी रोजगार में पीछे है, क्योंकि आज भी ये माना जाता है कि रोजगार पे पहला हक पुरुष का है। क्यों और किस लिए माना जाता है, इसके पीछे कोई तार्किक कारण नहीं है, सिवाय इसके कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में जो आर्थिक संसाधन है उनमें पुरुषों का वर्चस्व माना गया है, और पुरुष इस वर्चस्व को कभी भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि ये आर्थिक जो संसाधन हैं वो उन्हें अपने परिवार पर जो प्रभुत्व बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त करते हैं। और ये सर्वविदित सत्य है कि सत्ता का कोई भी स्वरूप हो, जिस किसी के भी हाथ में, वो सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति खासकर भारत की है कि जब विश्व भर में 48%, लगभग 48% महिलाएं रोजगारों में लगी हुई हैं। अभी आप ये पिछले 8-10 महीने का आप क्रम छोड़ दीजिए, जब कोविड-19 महामारी आई है, उससे पूर्व की बात कर रही हूँ, परंतु भारत में मात्र 27%
महिलाएं रोजगार में लगी हुई हैं। तो आपको जितनी हैरानगी, जब मुझे ये तथ्य पता चला था, जितनी हैरानगी मुझे हुई थी उतनी हैरानगी आपको भी होगी, क्योंकि आपको लगेगा नहीं ये मिथ्या धारणा है, ये मिथ्या आंकड़े हैं, ये झूठे आंकड़े हैं, क्योंकि आप बसों में, मेट्रो में, ट्रेन में बस महिलाओं को रोजगार के लिए जाते हुए देखते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये बहुत कम महिलाएं हैं, अधिकतर महिलाएं घरेलू कार्य में संलग्न हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक शोध का विषय है। मूलतः ये माना जा रहा है कि जो कार्य करने की परिस्थितियां हैं महिलाओं के लिए भारत में, वो बहुत बेहतर नहीं हैं। इस कारण से महिलाएं रोजगार से दूर हो रही हैं। अब इसके विषय में हम कभी और बहुत गहराई से चर्चा करेंगे, परंतु आज आपके लिए ये जानना पर्याप्त है कि भारत की स्थिति विश्व भर में सबसे अधिक खराब है महिलाओं के रोजगार के संबंध में। और सबसे एक हैरानगी और दुखद बात आपको ये बताऊं कि जब कभी भी कोई आपदा आती है, महामारी आई, आज से 100 वर्ष पूर्व जब स्पेनिश फ्लू नामक महामारी आई, तो इन समस्त समय में, या जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इस तरह की जब आपदा आई, आपको मैं आज बताना चाहती हूँ, शायद आप में से बहुत कम बच्चों को ये पता होगा, और अगर पता होगा तो मुझसे ज़्यादा प्रसन्नता किसी और को नहीं होगी। मैं आपसे एक बात शेयर करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि लॉकडाउन पीरियड में मैंने कुछ पुस्तकों को पढ़ा, क्योंकि मैं समाजशास्त्र की विद्यार्थी हूँ, तो मेरी दिलचस्पी समाज से जुड़े हुए मुद्दों पे सदैव से ही रही है, जैसे कि आप लोगों की भी। और आने वाले समय में आपकी दिलचस्पियाँ बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं। तो मैंने जब कुछ पुस्तकों को पढ़ा तो आपको जान के हैरानगी होगी कि कुछ ऐसे तथ्य मुझे पता चले जो मुझे पूर्व में बिल्कुल नहीं पता थे। मैं बहुत ईमानदारी से स्वीकार कर रही हूँ कि लगभग 24 साल के अध्ययन अध्यापन के बावजूद भी मुझे ये तथ्य, इन तथ्यों से मैं परिचित नहीं थी, जो तथ्य मैंने लॉकडाउन का जो समय था उसमें जब कुछ पुस्तकों को पढ़ा, और विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में मेरे मन में हमेशा से एक जिज्ञासा रही है। तो मैंने ये जाना कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो क्योंकि सारे पुरुष उस वक्त, जो स्वस्थ पुरुष थे, वो सारे के सारे युद्ध के लिए गए, तो जो सरकार थी वहाँ की, जहाँ जिन जिन देशों में विश्व युद्ध हुआ, वहाँ की सरकार ने बहुत अधिक, उससे पहले सारी महिलाएं घरेलू कार्य में संलग्न थी, तो सारी महिलाओं को मोटिवेट किया गया पोस्टर्स के माध्यम से, विभिन्न और अन्य साधन अपनाए गए, और उनको बहुत अधिक प्रोत्साहित किया गया कि आप देश के लिए अपना योगदान दें। और यहाँ तक कि इन महिलाओं ने हथियारों की फैक्ट्री, जहाँ पर उनके जीवन का जोखिम बहुत अधिक था, कई बार उनकी चमड़ी बिल्कुल पीली पड़ गई, केमिकल्स, जो हथियार की फैक्ट्री में केमिकल्स के जो प्रयोग हुए, इस्तेमाल वो कर रही थी। यहाँ तक कि वो युद्ध की सामग्री बनाने में तो साथ में लगी काम कर ही रही थी। उन्होंने ट्रक्स चलाए और ट्रेन चलाई, और सिर्फ नर्सिंग का काम किया, तमाम तरह के वो सारे काम जिस पे पुरुषों का वर्चस्व था, वो सारे काम किए। लेकिन उसके बाद सरकारी स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो उनको ये विवश किया गया कि वो वापस से लौटकर अपने कार्यों में, कौन से कार्य, मूल कार्य उनको फिर याद दिलाया गया कि आपका तो मूल कार्य क्या है, कि आपको घर संभालना है। और उनको विवश किया गया कि वो वापस से उस कार्य की ओर लौट आएँ, और वो विवश हुई भी, है ना। फिर उसके बाद देखिए, त्रासदी की, फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, वही हिस्ट्री दोबारा रिपीट हुई कि उनको फिर मोटिवेट किया गया, फिर उनसे कहा गया कि आप बाहर आके काम करें, दफ्तरों में काम करें, देश के विकास में सहयोग दें। और फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, फिर उनको येन के इन प्रकारेण विवश किया गया कि वो जो सरकारी दफ्तरों में काम कर रही हैं, हथियारों की फैक्ट्री में काम कर रही हैं, यहाँ तक कि उन्होंने जासूसी का काम किया, यहाँ तक कि उन्होंने जहाँ युद्ध हो रहे थे वहाँ सामान पहुँचाने का काम किया। उन सारे कामों को दरकिनारे करते हुए, उनके सारे महत्व को दरकिनारे करते हुए उन पर ये दबाव बनाया गया कि जो जगह आप काम कर रही हैं वो आपकी जगह नहीं है, वो तो पुरुषों की जगह, तो आप पुरुष वापस से लौट कर आ गए तो वो जगह खाली की जाए और आप वापस अपने घरेलू कार्य में संलग्न हो जाएं। तो ये एक त्रासदी है, ये एक बहुत पीड़ाजनक तथ्य है।
तो अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो मेरे लिए तो ये आई ओपनर थी ये सारी बातें। और फिर मैंने उस अध्ययन को वर्तमान जब कोविड महामारी के अध्ययन से जोड़ के देखने का प्रयास किया। मैंने बहुत सारा कुछ पढ़ने की कोशिश की अपनी सीमाओं में रहकर। तो मैंने ये जाना कि सिर्फ कोविड-19 महामारी की बात नहीं है। जब कभी भी जब इकोनॉमिक फॉल हुआ है, जब कभी भी आर्थिक आपदा आई है, आर्थिक मंदी आई है, तो यही स्थिति देखी जाती है। और आप अपने मन को टटोल के देखें तो बहुत लोगों से, विशेषकर भारत और यूथोपिया, ये इन सारी देशों में जब अध्ययन किए गए तो वहाँ पर आम लोगों का ये मानना था, जितने लोगों से इस चीज़ की जानकारी प्राप्त की गई और शोध किए गए, तो लोगों ने बेझिझक इस बात को कहा कि वैसे तो महिलाएं काम कर सकती हैं, हाँ, उनको दफ्तरों में काम करना चाहिए, उनको आर्थिक विकास में सहयोग करना चाहिए, परंतु जब अगर दोनों में से एक का ऑप्शन दिया जाए कि भाई एक रोजगार है और इसे महिला और पुरुष में से एक को मिल सकता है, तो तत्परता के साथ सबका जवाब क्या होता है? पुरुष को ही मिलना चाहिए। अब ये एक विचारणीय तथ्य है कि जब परेशानी है तब आप महिलाओं को पुकारते हैं, आप उनको काम के लिए कहते हैं, और जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो ये कहा जाता है कि अब आप वो स्थान छोड़ दें। तो इस तरह की त्रासदियों से विश्व भर की महिलाओं को सामना करना पड़ता है। विशेषकर भारत में तो ये स्थिति बहुत देखने को मिल रही है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये मैंने आपको आपके विषय से अलग हट के कुछ बताने की चेष्टा की है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैं आपको अपने अनुभवों को आपसे बांटती हूँ तो शायद मैं भी आपसे बहुत कुछ आने वाले समय में सीखूंगी। और चूंकि आप और मैं समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो यह हमारा नैतिक दायित्व है कि किताबों और पुस्तकों से परे भी समाज में क्या कुछ घटित हुआ है और क्या कुछ घटित हो रहा है, इन दोनों के बीच में कार्य कारण संबंध जोड़कर हम आने वाले समय में क्या कुछ होने की संभावना है, इसको जानने की चेष्टा करें। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो चौथा लक्षण है, कृषि क्षेत्र में 3% की वार्षिक वृद्धि ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अपर्याप्त मानी जाती है। पांचवा लक्षण देखते हैं कि संगठित क्षेत्र में रोजगार अवसरों की वृद्धि अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र तक ही सीमित है तथा उसी अनुपात में निजी क्षेत्र में वृद्धि न होना बेरोजगारी का एक कारण है। और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार अवसरों की असमान वृद्धि रोजगार संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी है। कृषि एवं सहायक व्यवसाय में रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या कम होती जा रही है। अब ये भी एक डिस्कशन का पॉइंट है, क्यों कम होती जा रही है? मैंने जैसे कहा आपसे कि पूर्व में भी कि कृषि एक ऐसा रोजगार का माध्यम बन गया है कि एक तो लोगों के पास ज़मीन बहुत कम हो गई है। और क्यों ज़मीन कम हुई है? जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो अपनी ही ज़मीन जब कम होते होते जनसंख्या बढ़ी है और गरीबी बढ़ी है, लोग अब श्रमिक के तौर पे कार्य करने लगे। और जब अकाल या अतिवृष्टि या अनेक प्रकार की और समस्याओं के कारण कृषि में अब वो उतना अधिक उत्पादन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टेक्निकली हम साउंड होते हुए भी इस कैपेसिटी में नहीं है कि उस टेक्निक को हम इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि भारतीय किसानों में वो तकनीकी ज्ञान उतना अधिक नहीं है, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। और अगर जिनमें ज्ञान भी है तो वो उतना धन इकट्ठा नहीं कर पाते कि उस तकनीक को वो इस्तेमाल कर सकें। तो इन सारे कारणों के कारण जब उत्पादन कम होता है तो घर में अगर 4 सदस्य हैं तो कोशिश ये की जाती है कि सिर्फ 2 ही कृषि कार्य में लगे रहें और 2 कहीं बाहर जाके रोजगार करें। तो ये सारी परिस्थितियां देखते हुए ये देखने में आया है कि ये जो संरचनात्मक ये जो ढांचा है भारतीय व्यवस्था में रोजगार का, उसमें व्यक्तियों की कृषि में, खासकर कृषि और उसके सहायक व्यवसायों में लोगों की जो संलग्न हैं उन लोगों की संख्या कम होती जा रही है। फिर हम देखते हैं छठवां कारण कि आकस्मिक श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है, क्योंकि स्वरोजगार में लगे लोगों की संख्या कम हो रही है। तो यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के असमान अवसरों का ये परिणाम है कि सडनली कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई, वहाँ पर रोजगार मिला, लेकिन व्यक्ति खुद के जो पहले कुटीर उद्योग होते थे, छोटे छोटे कार्य करते थे, क्योंकि
चाहकर भी जो हस्तकला वाला, अगर मान लीजिए हस्तकला से कोई प्रोडक्ट बना है, कोई उत्पाद बना है, उसकी कीमत उन वस्तुओं के कंपैरिजन में बहुत अधिक होती है जो सहसा से मशीन से बन जाते हैं। तो महंगी वस्तुएं सहसा से बिक नहीं पाती हैं, इसलिए कुटीर उद्योग भी निरंतर ख़त्म हो रहे हैं। और ये तमाम कारण ऐसे हैं जो बेरोज़गारी का निर्माण करने में एक अपनी महती भूमिका निभाते हैं। फिर सातवां जो बेरोजगारी का लक्षण है वो है गैर कृषि रोजगार से संबंधित असंगठित क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। आठवां लक्षण हम देखते हैं कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख लक्षण दिखाई न दिए जाने वाले उन रोजगार में लगे लोगों का भी है जो रोजगार में लगे होने के बाद भी पर्याप्त आय प्राप्त नहीं कर रहे हैं। यदि उनका रोजगार छिन भी जाए तो कोई विशेष अंतर नहीं होता। ऐसे व्यक्ति अत्यंत निम्न उत्पादन एवं आय वाले रोजगार में लगे हुए होते हैं। तो ऐसे लोगों की समस्या अत्यंत गंभीर मानी जाती है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की गणना बेरोजगारी में नहीं होती, बेरोजगार उन्हें नहीं माना जाता, अतः बेरोजगारी का विस्तार भी कम दिखाई देता है। इसके बाद नौवां लक्षण जो हम देखते हैं, भारत में अपर्याप्त रोजगार में लगे हुए लोगों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक है। देखो बच्चों, अभी मैंने इतने विस्तार से वाली बात बताई कि पुरुषों की संख्या बहुत अधिक किस अपेक्षा कि वो बहुत अगर महिलाओं पुरुषों का हम कंपैरिजन करें तो पुरुष ज़्यादा रोजगार में लगे हुए हैं। और क्यों, ये मैंने अभी आपको बहुत विस्तार से बताया। और भारत में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी काफ़ी अधिक है। इसके पीछे कारण है, भारत में उच्च शिक्षा बहुतायदा सुलभ है और कहीं ना कहीं बहुत सहजता से कोई भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है। परंतु दुखद स्थिति यह है कि ये संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि वो डिग्री तो प्राप्त कर लेता है लेकिन काबिलियत नहीं प्राप्त कर पाता। ऐसी स्थिति में उसके लिए रोजगार, और मैंने आपको पिछली कक्षा में इंजीनियर्स का उदाहरण बताया था कि शोध ये बताते हैं कि बहुत अधिक संख्या में जिन बच्चों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, जब उन्हें उस जिस विषय में उनको ज्ञान प्राप्त करने की डिग्री उन्हें प्राप्त की है, परंतु जिस तकनीकी ज्ञान के संबंध में जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो वो कुछ भी बताने में सक्षम नहीं हो पाए। तो ये वो स्थिति हुई कि जड़ें बहुत कमज़ोर हैं, बाहरी ढांचा एक बहुत खूबसूरत सा बना के रख दिया गया है, परंतु ऐसा ढांचा कभी भी बिखर जाता है। अब हम देखते हैं कि बेरोजगारी नियंत्रण हेतु सरकारी स्तर पर कौन से प्रयास किए गए। तो पहला देखते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी के प्रश्न पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया था। वस्तुतः उस समय देश के सामने, देखिए, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका पीछे कोई ना कोई तार्किक कारण था। भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं और भी थीं, किंतु सन 1953 के आरंभ से ये समस्या अधिक स्पष्ट एवं गंभीर रूप से उभरने लगी। अतः योजना आयोग ने देश में रोजगार के साधन बढ़ाने के लिए प्रथम योजना के आधार पर वृद्धि की और इस हेतु 309 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करने की व्यवस्था की और सन 1956 के अंत में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 11 सूत्रीय कार्यक्रम घोषित किए गए। प्रथम योजना काल में लगभग 54 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी संख्या थी। आज 54 लाख कुछ भी नहीं है, लेकिन उस समय जो जनसंख्या थी उसके अनुपात में ये संख्या बहुत बड़ी थी। फिर भी इस योजना के अंत में भारत में बेकारों की संख्या का अनुमान 53 लाख लगाया गया, जिसमें से 25 लाख लोग नगरों में और 28 लाख लोग गाँव में थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 80 लाख व्यक्तियों को गैर सरकारी क्षेत्र में तथा 16 लाख को कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, किंतु इस योजना काल में केवल 80 लाख व्यक्तियों को ही रोजगार दिलाया जा सका। बच्चों, इस बात पर आप हमेशा ध्यान दें, आप जो टारगेट बनाते हैं अपनी पढ़ाई का, आप वो हमेशा अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय तात्कालिक परिस्थितियाँ क्या होती हैं, उस दिन में, उस समय में, जिस समय का आपने टारगेट बना रखा है, अनेक परिस्थितियाँ ऐसी एकाएक उत्पन्न हो जाती हैं कि आप अपने टारगेट को चाह के भी अचीव नहीं कर पाते। तो फिर आप कल्पना कीजिए कि जब एक बहुस्तरीय योजना पूरे भारत के लिए बनाई जा रही है, तो पूरा भारत जो इतना विशाल देश है उसमें किस प्रकार की परिस्थितियां कब उत्पन्न हो जाएं, इसलिए
किसी भी योजना का अपने लक्ष्य तक पहुंचना बहुत बड़ी चुनौती है। तो बजाय उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने के, बजाय उस चीज़ की आलोचना करने के, ये विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि जिन भी अड़चनों के कारण वो समस्याएं, वो योजनाएं पूरी नहीं हो पाई हैं, उन अड़चनों को आगे अगर इस प्रकार की अड़चनें आती हैं तो हम किस प्रकार से उन समस्याओं से सुलझ सकते हैं, उन समस्याओं से निपट सकते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद से केंद्र सरकार द्वारा लगातार ये प्रयास किए गए कि बेरोजगारी की समस्या दूर हो, किंतु इस योजना काल में अगर 80 लाख लोगों को रोजगार दिलाया जा सका तो उसके पीछे कारण था कि उस समय और अनेक चुनौतियां भारत के सामने थीं। तो 65 लाख व्यक्तियों को गैर कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार मिला। इस योजना के अंत तक 53 लाख व्यक्तियों के बेरोजगार रहने का अनुमान था और पूर्ण बेकारी के अतिरिक्त अर्ध बेकारों की संख्या 1960-61 में 180 लाख थी। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, जो कि सन 1961 की जनगणना के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि तीसरी योजना की अवधि में श्रमिक वर्ग में लगभग 170 लाख व्यक्तियों की वृद्धि होगी, जिसमें 1/3 वृद्धि शहरी क्षेत्रों में होगी। इसके विपरीत यह अनुमान था कि इस योजना अवधि में 140 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाया जाएगा, 35 लाख व्यक्तियों को कृषि क्षेत्र में और तथा 105 लाख व्यक्तियों को गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार दिलाने की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि चौथी पंचवर्षीय की योजना में क्या हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना में ऐसा अनुमान लगाया गया था कि 230 लाख व्यक्ति या जो श्रमिक हैं वो बढ़ जाएंगे। तो केंद्र सरकार ने 50 करोड़ लोगों के लिए एक योजना आरंभ की और यह योजना 333 जिले, दैट मीन्स 337 जिलों में लागू की गई थी और प्रत्येक जिले में 1000 व्यक्तियों को रोजगार मिला भी। तो ये जितना कुछ हमने पढ़ा, एक बात मैं और दोहराना चाहूँगी कि इनको आप याद कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेके आपके विश्वविद्यालय परीक्षा में जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको इन आंकड़ों को लिखना अपरिहार्य हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। और क्योंकि मैं जब आपको PDF नोट्स इनके उपलब्ध कराऊंगी तो आपके लिए याद करना बहुत अधिक मुश्किल नहीं होगा। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देकर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लागू किया गया एवं कुटीर उद्योग खोलकर बेरोजगारी दूर करने के प्रयास भी किए गए और शिक्षित बेकारों को भी अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकारी कर्ज देकर जो प्रोत्साहन देने की चेष्टा की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की छठी पंचवर्षीय योजना का समन्वित भाग बनाया गया और इस योजना के अंत तक प्रत्येक विकास खंड में अनेक परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए गए, कई योजनाएं आरंभ की गईं। और सातवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर विशेष महत्व दिया गया और 2487.47 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए गए। इस योजना ने में विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के साथ साथ खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने तथा निर्धनता रेखा से लोगों को ऊपर उठाने का भी विशेष जोर दिया गया। फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त रोजगार के अवसर बढ़ाने की प्राथमिकता दी गई। इसके साथ ही जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु अनेक कार्यक्रमों को भी प्रभावशाली बनाया गया। बच्चों, ये आपको पहले ही हम अनेक बार चर्चा कर चुके हैं कि जब तक जनसंख्या वृद्धि नहीं रोकी जाएगी, बेरोजगारी की समस्या से सहजता से निपटना संभव नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना में इस बात को स्वीकार किया गया कि यद्यपि आठवीं योजना में अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत रही, फिर भी इसके लाभ समाज के कमज़ोर वर्गों तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए इस योजना में कृषि एवं ग्रामीण आय में वृद्धि, सीमांत कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों तथा निर्धनता रेखा से नीचे रहने वालों के उत्थान हेतु अनेक प्रयास किए गए। अब हम देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे अधिक गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाना था, जिसमें 10% वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था। और इस योजना अवधि में रोजगार अवसरों में
वृद्धि हेतु निजी क्षेत्र के विस्तार पर भी काफ़ी बल दिया गया। निर्धनता को 5% कम करने का लक्ष्य रखा गया तथा साक्षरता दर का लक्ष्य 7.5% भी रखा गया। कल मैं आपसे चर्चा करूंगी जनसंख्या और शिक्षा, ये किस प्रकार से बेरोजगारी को दूर करने में अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं। इसके बाद हम और भी सरकारी स्तर पर जो प्रयास किए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आशा ये करती हूँ कि आज हमने जो कुछ भी पढ़ा उसे आप समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।